नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भुवनेश 30 मिनट तक कह रहा है कि 30 मिनट तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 20 मिनट तक वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करे। हाँ में हाँ। कह रहा है कि बताइए औसत चाल क्या होगी, भुवनेश की औसत चाल क्या होगी। हाँ औसत चाल हमसे पूछा गया है। हाँ हाँ। दोस्तों एक भुवनेश नाम का एक लड़का था। दोस्तों एक भुवनेश नाम का लड़का था जो 30 मिनट तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। हाँ उसके बाद फिर से वो अगले 20 मिनट तक वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। कह रहा है कि भुवनेश की औसत चाल क्या होगी। हाँ ठीक है दोस्तों, शुरुआती 30 मिनट वो किस स्पीड से चलता है? देखिए शुरुआती 30 मिनट तक वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। शुरुआती वो 30 मिनट किस स्पीड से चलता है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ ठीक है दोस्तों, अगले 20 मिनट तक वो किस स्पीड से चलता है? अगले 20 मिनट तक वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों भुवनेश जो है शुरुआती 30 मिनट तक वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलता है और अगले 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 20 मिनट तक वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। हाँ, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं। ठीक है हम आपकी हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है बताइए भुवनेश की औसत चाल क्या होगी। भुवनेश की औसत चाल क्या होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमसे पूछ रहा है भुवनेश की औसत चाल क्या होगी। दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर 25 किलो, यहाँ पर दोस्तों किस चीज का अनुपात मिलेगा? देखिए जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर नीचे आएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जितने समय में दूरी तय की गई। तो देखिए मैंने पूछा यहाँ पर क्या आएगा, एक मिनट रुकिए। मैंने पूछा यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर वास्तव में समय का अनुपात आएगा। हाँ समय का अनुपात आएगा, क्योंकि दोस्तों ये वैल्यू जो लिखी गई है, ये किसके रिस्पेक्ट में लिखी गई है? समय के रिस्पेक्ट में लिखी गई है। अगर समय के रिस्पेक्ट में लिखी गई है तो यहाँ पर जो मिलेगा समय का अनुपात मिलेगा। हाँ जिस दूरी को दोस्तों 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जिस दूरी को तय की गई है उस दूरी में लगने वाले समय का अनुपात मिलेगा। हाँ दोस्तों अगर देखा जाए तो 25 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की जो दूरी तय की गई है वो 30 मिनट और 40 मिनट में तय की गई है। इस प्रकार देखा जाए तो जब समय का अनुपात जो होगा वो 3:4 होगा। हाँ मतलब यहाँ पर हमें 3:4 मिलेगा। हाँ 3:4 मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर जो मिलेगा 3:4 ही मिलेगा। हाँ 3:4 ही मिलेगा। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, क्योंकि दोस्तों जो दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई है वो 30 और 40 मिनट में 30 और 20 मिनट में तय की गई है। 30 और 20 मिनट में तय की गई है। तो यहाँ पर जो मिलेगा वो जो समय यहाँ पर जो मिलेगा वो वास्तव में समय का अनुपात मिलेगा। समय का अनुपात क्या है? समय का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ पर मतलब 3:2 मिलेगा। ठीक है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसका योग जो होगा इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर होगा। हाँ इन दोनों का योग होगा कितना? 5 होगा। लेकिन इनके बीच का अंतर है कितना? 15 यूनिट का है। मतलब 5 यूनिट बराबर 15 के होगा। हाँ 5 यूनिट बराबर 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? देखिए 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 3 के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में कितने के बराबर होगी? 3 के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए 1 यूनिट 3 को रिप्रेजेंट करता है तो 2 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 2 यूनिट वास्तव में 6 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6 को रिप्रेजेंट करेगा। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अगर दोस्तों एक जो है 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जो है 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 वास्तव में 6 को रिप्रेजेंट करेगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। दोस्तों एक बात बताइए, ये वाली बड़ी वैल्यू है हाँ ये बड़ी वाली वैल्यू है, ये छोटी वाली वैल्यू है, तो ये बीच वाली वैल्यू होगी। हाँ बीच वाली वैल्यू होगी। ठीक है बीच वाली वैल्यू होगी। आप मेरे में से सहमत हो? दोस्तों जब इसमें से दोस्तों इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आया था? 6 आया था। जब आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाला होगा तो क्या आया होगा? 6 आया होगा। मतलब जब आपने इसमें से इसे घटाया होगा तब 6 आया होगा। हाँ अगर दोस्तों इसमें से इसे घटाने पर 6 आ रहा है तो ये वाली वैल्यू क्या थी? ये वाली वैल्यू वास्तव में 25 से 6 ज्यादा थी। मतलब ये वाली वैल्यू वास्तव में 31 थी। ये वाली वैल्यू 31 थी।
इस प्रकार देखा जाए तो भुवनेश की औसत जो चाल है, इस प्रकार देखा जाए तो भुवनेश की जो औसत चाल है 31 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 31 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, लेकिन ये तो मैंने समझा के किया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं बीच वाली वैल्यू निकालना है तो आपको छोटी वाली वैल्यू के सम्मुख जो है लीटर में लिखा गया है उसको छोटी वाले में जोड़ देना है। हाँ, तो वही चीज आपको यहीं पर करना था। तेजी से अगर करना है तो वही चीज आपको वही प्रक्रिया फॉलो करनी थी। दोस्तों इसकी वैल्यू निकालनी है बीच वाली, तो आपको छोटे वाले के सामने जो लिखा गया उसे जोड़ देना था। 25 में 6 जोड़ते तो आता 31। इस प्रकार हम तेजी से भी करके जवाब दे सकते थे। हाँ, तो इस प्रकार कह सकते हैं भैया औसत जो चाल होगी भुवनेश की वो 31 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ऐसा नहीं है कि आप 3 के माध्यम से नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं है कि आप 3 के माध्यम से नहीं निकाल सकते। आइए हम यहाँ पर 3 के माध्यम से भी निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक यूनिट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होगा देखिए एक यूनिट जो है 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, तो 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? होगा 3 यूनिट वास्तव में 9 को रिप्रेजेंट करेगा। 9 को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, किसको रिप्रेजेंट करेगा? होगा 9 को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी यहाँ तक नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। अगर एक यूनिट जो है 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? होगा 3 यूनिट वास्तव में 9 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, ये वाली बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, ये और ये वाली बीच वाली वैल्यू होगी। हो गया दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस जब आपने लिया होगा तो क्या आया होगा? 9 आया होगा। हाँ, मतलब जब आपने इसमें से इसे घटाया होगा तो 9 आया होगा। हाँ, अगर दोस्तों इसमें से इसे घटाने पर 9 आ रहा था तो ये वाली वैल्यू क्या थी? होगा ये वाली वैल्यू वास्तव में 40 से 9 कम थी। मतलब होगा मतलब वास्तव में ये वाली वैल्यू 31 थी। हाँ, 31 थी। तो इस प्रकार दोस्तों 31 आ रहा, तो हम कह सकते हैं भैया भुवनेश की जो औसत स्पीड रही होगी वो 31 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। हाँ, लेकिन आप तेजी से भी कर सकते थे, ये सब बोल के करने की जरूरत नहीं थी। आपको क्या करना था? कभी देखिए आपने बताया था कि जब भी बीच वाली वैल्यू निकालना होता है तो हम बड़ी वाली में क्या करते हैं? बड़ी वाली के जो सम्मुख टर्म लिखा गया है उसको बड़ी वाली में से घटा देते हैं। तो 40 के सम्मुख लिखा है 9 और 40 में से मैं 9 घटाऊंगा तो आएगा 31। इस प्रकार देखा जाए तो भुवनेश की जो औसत स्पीड रही होगी, भुवनेश की जो औसत स्पीड रही होगी 31 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। आप मेरी बात से सहमत है पूरी तरीके से? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, आप किसी एक के भरोसे ना रहे, आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए कैसे तेजी से हम निकालते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इन सब चीजों को। कह रहा है एक दूध वाले के पास, कह रहा है एक दूध वाले के पास 2 प्रकार के दूध है। कह रहा है कि पहले कंटेनर में 80% दूध है, औसत के हिसाब से देखा जाए तो 80% है। कह रहा है दूसरे कंटेनर में 60% दूध है। हाँ, कह रहा है यदि वह पहले कंटेनर के 28 लीटर दूध को दूसरे कंटेनर के 32 लीटर दूध के साथ मिला देता है तो नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? हाँ, मतलब औसत के हिसाब से देखा जाए तो मिश्रण में कितना दूध होगा, कितना परसेंट दूध होगा। हाँ, यही तो पूछ रहे कभी। हाँ दोस्तों, एक दूध वाला था दोस्तों, एक दूध वाला था और उसके पास 2 प्रकार के दूध थे। हाँ, 2 प्रकार के दूध थे। 2 प्रकार के दूध थे। जो पहला कंटेनर था दोस्तों जो पहला कंटेनर था उसमें कुल मिलाकर 80% दूध थे। कितने परसेंट दूध थे? कहोगे 80% दूध थे। हाँ, और जो दूसरा कंटेनर था दोस्तों, दूसरा कंटेनर था उसमें कुल मिलाकर देखिए तो 60% दूध थे। हाँ, 60% दूध थे। 60% दूध थे। हमसे कह रहा है क्या? कहोगे हमसे कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि कह रहा है कि दोनों को अगर मिला दिया जाए, कह रहा है कि अगर दोनों दूध को मिला दिया जाए तो बताइए मिश्रण में दूध की औसत मात्रा क्या होगी? हाँ, कह रहा है कि बताइए अगर दोनों दूध को मिला दिया जाए, आपस में दोनों दूध को मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, औसत मात्रा क्या होगी? हाँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बताया दोस्तों, ये वास्तव में दोस्तों ये क्या है? कहोगे औसत वैल्यू दी गई है। हाँ, तो औसत मात्रा दी गई है। पहले कंटेनर में कुल मिलाकर देखा जाए तो 80% दूध था। हाँ, औसत के हिसाब से देखा जाए तो 80% था। दूसरे कंटेनर में देखा जाए तो कुल मिलाकर औसत के हिसाब से देखा जाए तो 60% दूध था। तो यहाँ दोनों को मिला दिया गया। कह रहा है कि बताइए अगर दोनों को मिला दिया गया है तो मिलाने पर मिश्रण में दूध की औसत मात्रा क्या होगी? हाँ, ठीक है दोस्तों, जब मैं ऐसे बनाकर यहाँ पर करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? तो ये देखिए यहाँ पर दोनों दूध को जिस अनुपात में मिलाया गया है उसका अनुपात मिलेगा। हाँ, देखो दोनों दूध को किस अनुपात में मिलाया गया है? तो देखिए पहले कंटेनर में कुल मिलाकर 28 लीटर दूध था, मैंने कहा। तो देखिए दूसरे कंटेनर में कुल मिलाकर 32 लीटर दूध था, मैंने कहा। तो देखिए 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, तो इस प्रकार देखा तो 7:8 में मिलाया गया। तो यहाँ मतलब हमें यहाँ पर 7:8 मिलेगा। हाँ, जिस अनुपात में दूध मिलाया गया है उसका रेशियो मिलेगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार इसका मतलब यही है कि यदि पहले कंटेनर से 7 यूनिट दूध उठाया गया मिलाया गया, इसका मतलब यही है कि पहले कंटेनर के 7 लीटर और दूसरे कंटेनर के 8 लीटर दूध के साथ मिलाया गया है। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। ठीक है
दोस्तों ये वाली हमारी बड़ी वैल्यू है, ये वाली छोटी वाली वैल्यू है, ये वाली बीच वाली वैल्यू होगी। हाँ ठीक है दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस, एक मिनट रुकिए दोस्तों, इन दोनों का आपने डिफरेंस निकाला होगा। एक मिनट रुकिए दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि इन दोनों का जो सम होगा, आपको अच्छी तरीके से पता है कि इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा, इनके बीच के अंतर के बराबर होगा। इन दोनों का सम होगा कितना हो गया, 15 यूनिट होगा, लेकिन इनके बीच का अंतर है कितना हो गया, इनके बीच का अंतर 20 का है। मतलब 20 यूनिट बराबर, मतलब 15 यूनिट बराबर 20 के होगा। हाँ दोस्तों, इनके बीच का जो सम, इनका जो सम है, इनके बीच के अंतर के बराबर होगा। इनके बीच का सम है 15 यूनिट और इनके बीच का अंतर है 20 यूनिट, मतलब 15 यूनिट बराबर होगा 20 के। तो एक यूनिट बराबर कितने के होगा, देखिए 15 यूनिट जो है 20 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में इतने परसेंट के बराबर होगी। हाँ, मैं और बुरा भाग कर लेता हूँ, 5 या 5 चौक 20, 5 या 15, मतलब एक यूनिट बराबर होगा 4/3%, 4/3%, एक यूनिट बराबर 4/3%। आप मेरी वजह से सहमत हो, ठीक है दोस्तों। 7 यूनिट है दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू, दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगा, एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में, एक यूनिट की वैल्यू 4/3 के बराबर, 4/3% के बराबर है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, देखिए 7 यूनिट की वैल्यू 4×7 = 28, 28/3% के बराबर होगी, 28/3% के बराबर होगी। हाँ 28/3% के बराबर होगी। 7 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 7 यूनिट की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर लिखता हूँ, 28/3% के बराबर होगी, 28/3% के बराबर होगी। आप मेरी वजह से सहमत हो गया, हाँ हम आपकी बातें सहमत हैं, 28/3% के बराबर, ठीक है। अब दोस्तों हमें बीच वाली ही तो वैल्यू निकालनी है, कब यहाँ औसत प्राइस निकालना है, औसत औसत दूध निकालना है, कब यहाँ मिश्रण में औसत दूध की मात्रा निकालनी है, मतलब बीच वाली वैल्यू निकालनी है, कब यहाँ, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा वाला है, कब यहाँ छोटे, अगर बीच वाला निकालना है तो छोटे वाले के सामने वाले को छोड़ जोड़ना पड़ेगा, कब यहाँ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 3 नियम 27 होता है, 3 नियम 27 होता है, 9.33 हमें जोड़ना पड़ेगा। और जब मैं 60 में 9.33 जोड़ूंगा तो आएगा 69.33। हाँ मतलब देखा जाए तो, दूध में मिश्रण में दूध की औसत मात्रा जो थी 69.33% थी। हाँ यहाँ तक सारी चीज समझ में आई है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, यहाँ तक अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसके माध्यम से नहीं निकाल सकते थे, निकाल सकते थे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे निकालना चाह रहे हैं। मेरा यही सजेशन है कि छोटे वाले से आपको निकालना बेहतर रहेगा, क्योंकि जोड़ना आसान होता है और घटाना हार्ड होता है। दोस्तों मेरे हिसाब से छोटे वाले के साथ, छोटे वाले से निकालना आसान रहेगा, क्योंकि जोड़ना आसान होता है, घटाना हार्ड होता है, ठीक है। अगर आप बड़े वाले से निकालना चाह रहे हो तब भी निकाल सकते हो। दोस्तों एक यूनिट जो है 4/3% को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 8 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, 8 यूनिट वास्तव में, 8 यूनिट वास्तव में 8 चौक 32, 32/3% को रिप्रेजेंट करेगी, 32/3% को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ 32/3% को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। दोस्तों हमें बीच वाली वैल्यू निकालनी है, कब यहाँ, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर बीच वाली वैल्यू निकालना है, अगर मैंने आपको बताया था कि यदि बीच वाली वैल्यू हमें निकालना है तो बड़े वाले के सामने वाले को बड़े वाले में से घटाना पड़ेगा, बताया था कि नहीं, कब यहाँ बताया था। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब है 3×8 = 24, 3×30, 3, एक मिनट हो जाएंगे, अच्छा घटाना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों 32/3% को अगर मैं 80 में से घटाता हूं तो आएगा 69.33 आएगा, 69.33% आएगा। मतलब देखा जाए तो दूध की औसत जो मात्रा थी मिश्रण में वो क्या थी, 69.33 थी, 3% थी। हाँ बताइए, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है एलिगेशन मेथड, आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। पहला है एलिगेशन मेथड, आप एलिगेशन मेथड कर सकते हैं, 4 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को 4 तरीके से कर सकते हैं। एक तो टाइम एंड डिस्टेंस से जैसे करते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में जैसे करते हैं वैसे उस नियम का फॉलो करके आप कर सकते हो। एक कुत्ते बिल्ली वाले जैसे करते हैं, कुत्ते बिल्ली वाले जैसे क्वेश्चनों को करते हैं, वो कुत्ते बिल्ली नहीं कुत्ते और भेड़ और कबूतर वाले जैसे क्वेश्चनों को करते हैं, उस तरीके से आप उस प्रकार अगर उस तरीके से करना चाह रहे हो तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एलिगेशन मेथड है उससे तो आप कर ही सकते हैं। हाँ पढ़िए इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि हमसे क्या करोगे, देखिए हमसे कह रहा है कि भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। कह रहा है कि भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। कह रहा है अपनी यात्रा का पहला भाग उसने कार से तय किया तथा बाद में उसने रिक्शा से यात्रा किया। हाँ कह रहा है कार तथा रिक्शा की गति जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब उसने जो कार पहला भाग है जो कार से तय किया था वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया था, और जो दूसरा भाग जो उसने रिक्शा से तय किया था वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया था। कह रहा है कि कार तथा रिक्शा की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कार से तय की गई दूरी
तथा रिक्शे से तय की गई दूरी का अनुपात क्या है। हाँ, कार से मतलब कितनी कह रहा है कि कार से तय की गई दूरी और रिक्शे से तय की गई दूरी का अनुपात क्या है। हाँ, ठीक है। तो आइए एलिगेशन मेथड का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अलग दूसरा मेथड भी प्रयोग करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, जिससे आपके अंदर थोड़ा क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, दोस्तों भुवनेश नाम का एक लड़का था, उसने 10 घंटे में कुल मिलाकर 150 किलोमीटर की दूरी तय की। अच्छा, किस स्पीड से तय की है, तो देखिए 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो 1 घंटे में कुल मिलाकर 15 किलोमीटर पर दूरी तय की है। मतलब देखा जाए तो औसत के हिसाब से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय की है। जो दोस्तों ये जो दूरी तय की है, ये कार से और रिक्शे से तय की गई है। मतलब देखा जाए तो कार और रिक्शे की औसत जो चाल है कुल मिलाकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही तो है कहोगे। हाँ, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कहोगे, आगे कह रहा है कि अपनी यात्रा का पहला भाग उसने कार से तय किया है और कह रहा है कि दूसरा भाग जो है रिक्शा से तय किया है। ठीक है, कह रहा है कि कार तथा रिक्शा की गति जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कार से तय की गई दूरी तथा रिक्शे से तय की गई दूरी। तो कार से किस स्पीड से दूरी तय किया, कहोगे देखिए भुवनेश जो है कार से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय किया है। कार से दोस्तों किस स्पीड से दूरी तय किया, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया। मतलब इस औसत स्पीड से उसने तय किया है दूरी कार द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों रिक्शे से किस स्पीड से दूरी तय किया, तो देखिए रिक्शे से कुल मिलाकर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय की है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय की है। दोस्तों देखा जाए तो रिक्शे से इस औसत स्पीड से दोस्तों देखा जाए तो रिक्शे से इस औसत स्पीड से दूरी तय किया है और कार से देखा जाए तो इस औसत स्पीड से दूरी तय किया है। ठीक है, दोस्तों देखा जाए तो औसत के हिसाब से देखा जाए तो कुल मिलाकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय किया है। किस स्पीड से दूरी तय किया, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय किया है। दोस्तों वो कार से तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत स्पीड से दूरी तय किया है, रिक्शे से वो देखा जाए तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत स्पीड से दूरी तय किया है और वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय किया है। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आता, तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए अब ऐसे हम बनाएंगे कुछ थोड़ा हाँ, एक मिनट में। अब दोस्तों एक बात बताइए, जब मैं ऐसे लिखकर यहाँ पर लिखकर उसके बाद सोल्व करूंगा, तो यहाँ पर किसका अनुपात मिलेगा, तो देखिए ये जो वैल्यू लिखी गई है ये समय के रिस्पेक्ट में लिखी गई है, तो यहाँ पर समय का अनुपात मिलेगा। मतलब कार और रिक्शे द्वारा लिए गए समय का अनुपात मिलेगा। कार और यहाँ पर आएगा क्या होगा, यहाँ पर कार और रिक्शे द्वारा लिए गए समय का अनुपात आएगा। हाँ, ठीक है, एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो क्या होगा, देखिए इन दोनों का डिफरेंस आप लोगे तो 3 आएगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस अगर लेता हूं तो क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस लेते हो तो 5 आएगा। अगर मैं इनका अनुपाती वैल्यू लेता हूं तो क्या होगा, 3:5 आएगा। तो ये जो निकल कर आया है क्या है, तो ये वास्तव में कार और रिक्शे द्वारा लिए गए समय का अनुपात है। ये जो निकल कर आया है क्या है, तो ये कार और रिक्शे द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकल कर आया है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर कार जो है 3 घंटे तक वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय की है। मतलब देखा जाए तो कार ने कुल मिलाकर 3 घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय की है और जो रिक्शा है कुल मिलाकर 5 घंटे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय की है। अगर दोस्तों कार जो है 3 घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3 घंटे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय किया है, तो कुल कितना दूरी तय किया होगा, देखिए 1 घंटे में कार ने कुल मिलाकर 20 किलोमीटर दूरी तय किया है, तो 3 घंटे में कुल मिलाकर कार ने 60 किलोमीटर की दूरी तय की है। 60 किलोमीटर की दूरी तय की है। इस प्रकार देखा जाए तो कार ने कुल मिलाकर 60 किलोमीटर की दूरी तय की होगा। इसी प्रकार दोस्तों रिक्शा जो है 5 किलोमीटर इसी प्रकार दोस्तों रिक्शा ने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 5 घंटे तक दूरी तय किया होगा। तो रिक्शा ने कुल कितना दूरी तय किया, तो देखिए रिक्शा जो है 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे तक अगर दूरी तय किया तो कुल मिलाकर 60 किलोमीटर दूरी तय किया। इस प्रकार देखें तो कार ने कुल मिलाकर 60 किलोमीटर की दूरी तय की है और रिक्शा ने कुल मिलाकर 60 किलोमीटर रिक्शे ने भी कुल मिलाकर 60 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इनके द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात है वो 1:1 है। इस प्रकार देखा जाए तो इनके द्वारा तय की गई दूरी के जो अनुपात है, इनके द्वारा कार और रिक्शे द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात है 1:1 है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये तो एलिगेशन मेथड था, हाँ ये एलिगेशन मेथड था। लेकिन अगर वैसे किया जाए कुत्ते बिल्ली वाले से किया जाए तो कैसे करेंगे, तो आइए हम यहाँ पर भी उसे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
दोस्तों भुवनेश नाम का एक लड़का था, दोस्तों भुवनेश नाम का एक लड़का था, उसने 10 घंटे में, दोस्तों भुवनेश नाम का एक लड़का था, उसने 10 घंटे में कुल मिलाकर 150 किलोमीटर की दूरी तय की। दोस्तों भुवनेश नाम का एक लड़का था, उसने कुल मिलाकर 10 घंटे में कुल मिलाकर 150 किलोमीटर की दूरी तय की। ये जो दूरी दोस्तों तय की है, दोस्तों ये जो दूरी तय की है, इसे दो भागों में, ये दोस्तों ये जो 10 घंटे में दूरी तय की गई है, इसे दो भागों में तय किया गया है। पहला भाग कार से चलकर तय किया गया है। पहला भाग वो कार से पहला भाग जो है कार से चलकर तय किया गया है, और दूसरा भाग जो है रिक्शे से चलकर तय किया गया है। तो भुवनेश नाम का एक लड़का था, उसने 10 घंटे में कुल मिलाकर, दोस्तों भुवनेश नाम का एक लड़का था, उसने 10 घंटे में कुल मिलाकर 150 किलोमीटर की दूरी तय की। और ये जो 10 घंटे में कुल मिलाकर 150 किलोमीटर की दूरी तय की है, इसे दो तरीके से तय किया गया है। कुछ समय कार से चलकर तय किया गया, और कुछ समय वास्तव में रिक्शे से चलकर तय किया गया। तो जो कार से कुल मिलाकर, दोस्तों कार से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर तय किया गया है। तो दोस्तों कार से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर तय किया गया है, और रिक्शे से कुल मिलाकर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर तय किया गया है। रिक्शे से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर तय किया गया। इस प्रकार 10 घंटे में कुल मिलाकर 150 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया है। दोस्तों भुवनेश जो है 12 रिक्शे से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। भुवनेश जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रिक्शे से कुछ समय चलता है, उसके बाद जो समय बचता है उसे कार द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, और इस प्रकार भुवनेश जो है कुल मिलाकर 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोस्तों भुवनेश जो है रिक्शे से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। अगर दोस्तों भुवनेश जो है कार से भी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता, तो पूरे समय वो 12 की स्पीड से ही चलता। दोस्तों भुवनेश जो है रिक्शे से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, और कार से भी अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता, तो पूरे समय वो 12 की स्पीड से ही चलता। अगर तो पूरे समय मतलब जो 10 घंटे चला है, अगर तो पूरे समय वो 12 की स्पीड से चलता, तो पूरे समय में वो कुल कितना दूरी तय करता है, देखिए कुल मिलाकर 10 घंटे वो चला है। देखिए अगर वो सारे समय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चलता, तो कुल मिलाकर 10 घंटे में वो 120 किलोमीटर की दूरी तय 120 किलोमीटर की ही दूरी तय करता है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है हमारे अनुसार, दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर 120 किलोमीटर की दूरी ही तय किया जाएगा। दोस्तों अगर हमारे अनुसार, दोस्तों अगर मैं अपने अनुसार देखूं, तो भुवनेश जो है कुल मिलाकर 120 किलोमीटर की दूरी ही तय किया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 150 किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो आखिर 30 किलोमीटर की दूरी तय क्यों नहीं की गई? आखिर 30 किलोमीटर की दूरी तय क्यों नहीं की गई? क्योंकि देखिए भुवनेश जो है कार से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा था, और आपने भुवनेश को कार से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया है। मतलब भुवनेश जो है कार से जितने समय यात्रा किया है, उतने समय तक आपको देखिए भुवनेश जो है कार से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा कर रहा था, लेकिन आपने उसे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करवाया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो भुवनेश को आपने हर घंटे 8 किलोमीटर यात्रा कम करवाया है, इसलिए 30 किलोमीटर चला नहीं गया है। अगर आपने 8 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड उसकी कम ना की होती हर घंटे, अगर भुवनेश के कार की स्पीड आपने हर घंटे 8 किलोमीटर प्रति घंटा न कम की होती, तो 30 किलोमीटर चल जाता। आप कर रहे हो कम, इसलिए 30 किलोमीटर नहीं चल रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैंने कहा कि भुवनेश जो है कार से कुल कितने किलोमीटर कम चला है। तो देखिए भुवनेश जो है मान लीजिए कुल मिलाकर कार से x घंटे चला है। मान लीजिए भुवनेश जो है कार से कुल मिलाकर x घंटे चला है। मैंने कहा तो देखिए भुवनेश को आपने हर घंटे 8 किलोमीटर कम चलाया है। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर इतने किलोमीटर कम चलाया है, इसलिए 30 किलोमीटर चला नहीं है। अगर आपने इतने किलोमीटर चलाया होता तो चल दिया होता, मतलब ये बराबर है इसकी हो गया। अब मैं इसे बराबर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद को करने में कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूं तो x बराबर क्या आएगा? x बराबर आया 15/4। मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर कार से दोस्तों x को हमने क्या माना था? दोस्तों x बराबर आया 15/4। मतलब देखा जाए तो भुवनेश जो है कार से कुल मिलाकर 15/4 घंटे तक यात्रा किया था। मतलब देखा जाए तो भुवनेश जो है कार से कुल मिलाकर 15/4 घंटे तक यात्रा किया था। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पसंद को कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। एक बात बताइए भुवनेश ने कार से कितने समय तक यात्रा किया था? 15/4 घंटे तक यात्रा किया था, और किस स्पीड से तय किया था? देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किया था। अगर दोस्तों भुवनेश जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 15/4 घंटे तक यात्रा किया है, तो कुल कितना दूरी तय किया होगा? देखिए कुल मिलाकर इतना दूरी तय किया होगा। 4 पंचे 20,
15 25 75। तो इस प्रकार देखें तो भुवनेश्वर जो है कार से कुल मिलाकर 75 किलोमीटर की दूरी तय की। हाँ, दोस्तों कुल मिलाकर दूरी दोस्तों कुल मिलाकर दूरी 150 किलोमीटर, दोस्तों कुल मिलाकर 150 किलोमीटर की दूरी थी। हो गया कार से अगर 75 किलोमीटर, दोस्तों कुल मिलाकर 150 किलोमीटर की दूरी थी, दोस्तों कुल मिलाकर 150 किलोमीटर की दूरी थी, जिसमें से 75 किलोमीटर कार से तय किया है। तो अगर 75 किलो वो वास्तव में रिक्शा से तय किया होगा। हाँ, इस प्रकार देखें तो कार और रिक्शे द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात होगा वो वास्तव में 1:1 होगा, 1:1 होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत, यही चीज पूछा था। हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों आप 20 को मान के नहीं कर सकते, 20 को मान के नहीं कर सकते, कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप 20 को मानकर नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इसे बेस मानकर करना है। हमने इसे बेस मानकर किया है, रिक्शे को बेस मानकर किया है, आपको एक बार आप कार को बेस मानकर करना। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो 3 तरीका तो यही होगा। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस वाला, जो आप टाइम एंड डिस्टेंस में जिस तरीके से आप करते हो उस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन हम कुत्ते बिल्ली वाले तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 6,000 रुपए में से कुछ राशि 10% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष राशि 20% वार्षिक ब्याज पर कर्ज पर दिया गया। हाँ, कह रहा है कि 4 वर्ष में दोनों राशियों पर कुल मिलाकर 3400 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। 4 वर्ष में दोनों राशियों पर कुल मिलाकर 3400 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, मतलब एक वर्ष में कुल मिलाकर 4 अट्ठे 32 850 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ, कह रहा है कि 4 वर्ष में दोनों राशियों पर कुल मिलाकर 3400 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, मतलब एक वर्ष में दोनों राशियों पर कुल मिलाकर 850 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ, ठीक है, तो कह रहा है कि ज्ञात करिए, कह रहा है कि ज्ञात करिए कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर कितनी राशि कर्ज दी गई थी। हाँ, कह रहा है कि बताइए 10% वार्षिक ब्याज दर पर कितने राशि कर्ज पर दी गई थी। हाँ, तो पहले हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे, उसके बाद कुत्ते बिल्ली वाले तरीके से करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं, परसेंट को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। और परसेंटेज में इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने करवाया भी है, परसेंटेज में इस प्रकार के क्वेश्चन करवाया भी है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं। दोस्तों 6,000 रुपए की राशि थी, दोस्तों 6,000 रुपए की राशि थी। हाँ, उसमें से कुछ राशि दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों कुल मिलाकर 6,000 रुपए की राशि थी, और उसमें से कुछ राशि वो 10% वार्षिक ब्याज पर कर्ज पर दिया गया। हाँ, ठीक है, और कुछ राशि वो 20%, दोस्तों कुछ राशि वो 10%, कुछ राशि 10% वार्षिक ब्याज पर दिया गया कर्ज पर, और जो शेष राशि बची थी वो 20% वार्षिक ब्याज पर कर्ज पर दिया गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों 6,000 रुपए की जो राशि है उस पूरी राशि को 10% ब्याज पे ही दिया गया होता, तो कुल कितना रुपए ब्याज देना पड़ता है? देखिए 6,000 रुपए की राशि अगर पूरे देखिए अगर दोस्तों पूरे 6,000 रुपए की राशि 10% ब्याज पर दी गई होती, 10% ब्याज पर दी गई होती, अगर दोस्तों पूरा कर्जा 6,000, दोस्तों पूरा जो कर्जा 6,000 रुपए का दिया गया है, अगर वो 10% ब्याज पर ही दिया गया होता, 10% ब्याज पर ही दिया गया होता, तो कुल कितना ब्याज देना पड़ता? 6,000 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो 600, मतलब कुल मिलाकर 600 रुपए का ब्याज देना पड़ता। इसी प्रकार दोस्तों अगर पूरा कर्जा 20%, अगर दोस्तों पूरा कर्जा 20% वार्षिक ब्याज पर दी गई होती, तो कुल कितना कर्जा देना पड़ता? कुल कितना ब्याज देना पड़ता? देखिए अगर मैं 6,000 का 20% निकालता हूँ तो आएगा 120, क्या आएगा? 120 आएगा, 1200 आएगा, क्या आएगा? 1200 आएगा। 600 का अगर मैं 600 का 20% निकालता हूँ तो क्या आएगा? 1200 आएगा। इस प्रकार देखें तो अगर सारा कर्जा 6,000 का जो है वो 20% वार्षिक ब्याज पर दिया गया होता है, तो कुल मिलाकर 1200 रुपए ब्याज देना पड़ता है। हाँ, 1200 रुपए ब्याज देना पड़ता है। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों अगर सारा कर्जा जो 6,000 का है वो 10% वार्षिक ब्याज पर दिया गया होता, तो एक साल में कुल मिलाकर इतना रुपये ब्याज देना पड़ता है। अगर सारा कर्जा दोस्तों 20% वार्षिक ब्याज पर दिया गया होता, तो एक साल में कुल मिलाकर इतना रुपये ब्याज देना पड़ता। ठीक है, तो इस चीज को मैंने यहाँ पर लिखा, इस चीज को मैंने यहाँ पर लिखा। कोई दिक्कत नहीं पसंद को कोई दिक्कत नहीं पसंद। दोस्तों एक साल में कुल कितना कर्जा देना पड़ता है? देखिए एक साल में कुल मिलाकर 850 रुपए का कर्जा। दोस्तों एक साल में कुल मिलाकर 4 साल में कुल मिलाकर 3400 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, मतलब एक साल में कुल मिलाकर 850 रुपए का कर्जा देना पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया एक साल का ब्याज। अब दोस्तों मैंने प्रक्रिया चालू की। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? 10% और 20% वार्षिक ब्याज पर जो कर्जा दिया गया था उसका अनुपात मिल गया। उसका अनुपात मिल गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वास्तव में 10% और 20% वार्षिक ब्याज पर जो कर्ज दिया गया था उसका अनुपात मिलेगा। क्या मिलेगा? उसका अनुपात मिलेगा। आप यहाँ तक सहमत है मेरी बात से? हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं।
उसी का तो अनुपात मिलेगा, तो यहाँ उसी का अनुपात मिलेगा, उसी का अनुपात मिलेगा, ठीक है। एक मिनट। तो आप मुझे बताइए 1200 में से अगर 850 घटाता हो तो क्या आएगा? देखिए, अगर 1200 में से 800 घटाना होता तो 400 होता, लेकिन 50 और घटा रहे हो तो 350 होगा। हाँ, यहाँ पर 350 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। इसी प्रकार तो अगर मैं इसमें से इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेता हूँ तो क्या होगा? देखिए, डिफरेंस लेना है तो 850 में से 600 घटाना पड़ेगा। तो भाई 800 में से अगर, तो भाई देखिए 850 में से अगर मैं 600 घटाता हूँ तो आएगा 250, तो यहाँ पर 250 क्या लिख दिया? 250, ठीक है। अब मैं अनुपातिक वैल्यू ले लेता हूँ। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ तो 5 35 5 25 7 अनुपातिक 5 है। 7 अनुपातिक। तो ये क्या है? तो भाई ये वास्तव में 10% और 20% वार्षिक ब्याज पर जो धन दिया गया था उसका अनुपातिक वैल्यू आया है। मतलब देखें तो अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो 10% वार्षिक ब्याज पर कुल मिलाकर 7 यूनिट उधार दिया गया था और 20% वार्षिक ब्याज पर कुल मिलाकर 5 यूनिट उधार दिया गया। तो इस प्रकार देखें तो कुल मिलाकर 12 यूनिट रुपए उधार दिया गया। ओके, 12 यूनिट उधार दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 रुपए उधार दिया गया था, मतलब 12 यूनिट बराबर है 6,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में 12 5 60 500 के बराबर होगी। एक यूनिट वैल्यू वास्तव में 500 के बराबर होगी। एक यूनिट वैल्यू कितने के बराबर होगी? 500 रुपए के बराबर होगी, 500 रुपए के बराबर होगी। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि बताइए कुल कितना, ये कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज पर कुल कितना कर्जा दिया गया। तो 10% वार्षिक ब्याज पर कुल मिलाकर 7 यूनिट कर्जा दिया गया था। तो एक यूनिट की वैल्यू जो है 500 के बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू जो है 500 के बराबर है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो आया 35। मतलब देखें तो 10% वार्षिक ब्याज पर कुल मिलाकर 35 रुपए, 35 रुपए उधार दिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार आप एलिगेशन मेथड का प्रयोग करके कर सकते हैं। इस प्रकार आप एलिगेशन मेथड का प्रयोग करके कर सकते हैं। कोई दिक्कत की परेशानी को हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। तो ये सारी सारी चीजें समझ में आ गई, तो हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है। ऐसा नहीं है, आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, और इससे भी खतरनाक तरीका है, ठीक है। तो 6,000 रुपए की राशि थी, दोस्तों 6,000 रुपए की राशि थी, 6,000 रुपए की राशि थी, और इसमें से कुछ राशि वो, तो 6,000 रुपए की राशि थी और इसमें से कुछ राशि वो 10% वार्षिक ब्याज पर, 10% वार्षिक ब्याज पर, और जो शेष राशि बची थी उसे 20% वार्षिक 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 ब्याज पर दे दिया गया उधार। इस प्रकार तो 4 साल में कुल मिलाकर 3400 रुपए का ब्याज आता है। मतलब एक साल में कुल मिलाकर 850 रुपए का। कोई दिक्कत की परेशानी को बैठे, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों जो पहला उधार, दोस्तों 6,000 रुपए की राशि थी, उसमें से कुछ राशि 10% वार्षिक ब्याज पर उधार दी गई और कुछ राशि जो शेष राशि बची थी उसे 20% वार्षिक ब्याज पर उधार दी गई। इस प्रकार कुल मिलाकर एक साल में 850 रुपए ब्याज प्राप्त किए पूरे धन पर। हाँ, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है? कभी हमसे कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज पर कितनी राशि उधार दी गई, तो आप बेस इसे मानकर करना है, ठीक है। दोस्तों दूसरी जो राशि है, दूसरी जो राशि उधार दी गई थी उस पर 20% ब्याज मिल रहा है। अगर पहली राशि जो उधार दी गई है उस पर भी 20% ब्याज मिलता तो हम कह सकते थे कि पूरे धन पे 20% ब्याज मिलेगा। अगर तो पूरे धन पर 20% ब्याज मिले, अगर तो पूरे धन पर 20% ब्याज मिले तो कुल कितना ब्याज मिलेगा? अगर मैं इसका 20% निकालता हूँ तो आएगा 1200। अगर तो पूरे धन पर 20% ब्याज मिलता है तो हमें कुल मिलाकर 1100 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 850 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो आखिर मुझे बताइए 350 रुपए फालतू ब्याज क्यों प्राप्त हो रहा है? 350 रुपए फालतू ब्याज क्यों प्राप्त हो रहा है? तो मैं देखिए मैंने पूछा कि बताइए 350 रुपए फालतू ब्याज क्यों प्राप्त हो रहा है? तो मैं देखिए पहले धन पर तो 10% ब्याज मिल रहा था, लेकिन आपने 20% ब्याज काउंट कर लिया है। मतलब पहले धन का आपने 10% ब्याज अधिक काउंट कर लिया है। पहले धन पर 10% ब्याज अधिक काउंट कर लिया, इसलिए कुल मिलाकर 350 रुपए से ब्याज फालतू मिल रहा है। अगर पहले धन पर 10% ब्याज अधिक काउंट ना किया होता तो ना मिलता, मतलब पहले धन का 10% बराबर 350 है, तो हाँ तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 1% की वैल्यू वास्तव में 35 के बराबर होगी। 1% की वैल्यू 35 के बराबर होगी। दोस्तों जो पहला धन रहा होगा 10% वार्षिक ब्याज पर जो धन रहा होगा दिया गया होगा वो तो अपने आप में 100% होगा, तो हाँ तो 1% की वैल्यू 35 के बराबर, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 35 के बराबर होगी। इस प्रकार तो हम कह सकते हैं कि ये 10% वार्षिक ब्याज पर जो धन दिया गया था उधार वो कुल मिलाकर 3500 रुपए का था। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये तरीका भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इससे आप तेजी से कर सकते हो, दिमाग तेजी से काम करेगा। ऐसा नहीं है, आप इसे भी बेस मार के कर सकते हो। कैसे? आइए मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर 6,000 रुपए की राशि थी, 6,000 रुपए की राशि थी, उसमें से कुछ राशि 10% वार्षिक ब्याज पर और कुछ राशि 20% वार्षिक ब्याज पर उधार दी, और इस प्रकार एक साल में कुल मिलाकर 850 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। एक साल में कुल मिलाकर 850 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। आप मेरी वजह से समझ हो गया, ठीक है।
तो पहली राशि को 10% वार्षिक ब्याज पर दिया गया तो हाँ, दूसरी राशि को 20% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया गया तो अगर तो पहली राशि को 10% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया गया और दूसरी राशि को भी 10% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया जाता तो पूरे धन पर हमें 10% ब्याज मिलता है। हाँ, अगर तो पूरे धन पर 10% ही ब्याज मिले हमें, तो पूरे धन पर 10% ही ब्याज मिले तो कुल कितने रुपए ब्याज मिलेगा? तो 600 रुपए ब्याज मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यार 850 रुपए ब्याज मिलता है, तो आखिर 250 रुपए ब्याज क्यों नहीं, 250 रुपए ब्याज क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए दूसरे धन पर तो 20% ब्याज मिल रहा था, लेकिन आपने 10% ब्याज काउंट किया, मतलब दूसरे धन पर आपने 10% ब्याज काउंट नहीं किया, इसलिए 250 रुपए हमें कम ब्याज मिला। अब अगर आपने अगर आपने तो देखिए अगर आपने 10% ब्याज और काउंट किया होता तो आपको ये 250 रुपए जो ब्याज प्राप्त नहीं हो रहा है ये मिल जाता, लेकिन आप काउंट नहीं करो इसलिए नहीं मिल रहा, मतलब 10% बराबर 250 रुपए हो गया। मतलब दूसरे धन का 10% बराबर है 250 रुपए, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1% की वैल्यू वास्तव में 25 के बराबर होगी। तो दूसरा धन अपने आप में 100% हो गया। 1% की वैल्यू 25 रुपए के बराबर है, तो 100% की वैल्यू 25 के बराबर होगी। मतलब तो दूसरा धन जो था, मतलब 20% वार्षिक ब्याज पर जो उधार दिया गया था वो 25 रुपए। तो कुल मिलाकर 6,000 रुपए हो गया। 6,000 रुपए, उसमें से 2500 तो 20% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया गया था, तो 3500 रुपए वास्तव में 10% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया गया। तो इस प्रकार आप तेजी से सोल्व करके बता सकते हैं। हाँ, तो दोनों तरीके से आप इसे करके जवाब दे सकते हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं को मिली? यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पढ़िए अगला क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर पालिका की पार्किंग में कुछ 2 पहिए और 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक नगर पालिका की पार्किंग में कुछ 2 पहिए वाले वाहन तथा शेष 4 पहिए वाले वाहन है। कह रहा है यदि पहियों की गिनती की जाती है, कह रहा है यदि पहियों की गिनती की जाती है तो कुल 520 पहिए हैं। कह रहा है कि जबकि पार्किंग के इंचार्ज के मुताबिक मुताबिक कुल 175 गाड़ियां हैं। कह रहा है यदि किसी गाड़ी की स्टेपनी नहीं है, कह रहा है यदि किसी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है तो 2 पहिया वाहनों की संख्या क्या होगी? 2 पहिया वाहनों की संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को भी आप 2-3 तरीके से कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको आप आसान मानते हो। ठीक है, आप 2-3 तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोस्तों एक नगर पालिका था, दोस्तों एक नगर पालिका की पार्किंग में 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन खड़े थे। दोस्तों एक नगर पालिका की पार्किंग में 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन खड़े थे। 4 पहिया वाहन खड़े थे। दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर, अगर वैसे देखा जाए तो दोस्तों जो पार्किंग का इंचार्ज था उसके मुताबिक कुल मिलाकर 175 गाड़ियां कुल मिलाकर खड़ी है। 2 पहिया और 4 वाहनों की अगर गिनती की जाए कुल मिलाकर तो कुल मिलाकर 175 गाड़ियां हैं। हाँ, अगर दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों जो पार्किंग था नगर पालिका का उसमें कुल मिलाकर 2 पहिया वाले वाहन थे और 4 पहिया वाले वाहन थे। कौन? अगर दोस्तों सारे गाड़ियां, अगर दोस्तों सारे जो 175 गाड़ियां हैं, दोस्तों जो 175 गाड़ियां अगर सारे 2 पहिया वाले होते तो कुल कितने पहिए होते गाड़ियों के? कहोगे देखिए, अगर सारे सारे 2 पहिया, सारे वाहन 2 पहिया वाले होते तो कुल मिलाकर मैंने पूछा कुल कितने पहिए होते गाड़ियों के? कहोगे देखिए 175 इंटू 2 होते। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए 175 की मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करते हो तो 2 पंचे 10 की जीरो हासिल लगे 1, 2 सत्ते 14 4 15 हासिल लगे 1, 350 पहिए होते। हाँ, अगर दोस्तों सारे गाड़ी 2 पहिया वाले होते तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 350 पहिए होते। 350 पहिए होते। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों सारी गाड़ियां 4 पहिया वाली होती, अगर दोस्तों सारी गाड़ियां 4 पहिया वाली होती तो कुल कितने पहिए होते गाड़ियों के? कहोगे इतने पहिए होते। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 4 पंचे 20 की जीरो क्या आई? हाँ, 4 से 28, 3 यानी 700 पहिए होते। कुल कितने पहिए होते गाड़ियों के? कहोगे 700 पहिए होते। हाँ, तो यहाँ पर ये लिख लिया। अगर दोस्तों सारे गाड़ियां 2 पहिया वाली होते तो कुल मिलाकर 350 पहिए होते। कहोगे अगर सारी गाड़ियां 4 पहिया वाली होती तो वास्तव में 700 पहिए होते। हाँ, इसे लिख लिया। दोस्तों एक बात बताइए,
सारी गाड़ियों के दोस्तों जब गिनती की गई थी, दोस्तों जब गिनती की गई थी, तो पता चला कि भैया सारी गाड़ियों के कुल मिलाकर 520 पहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने अब दोस्तों क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर ऐसे करके करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा होगा, यहाँ पर हमें दो पहिया और चार पहिया के वाहनों का अनुपात मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा होगा, यहाँ पर हमें दो पहिया और चार पहिया वाहनों का अनुपात मिलेगा। क्या मिलेगा, दो पहिया और चार पहिया वाहनों का अनुपात मिलेगा। अब यहाँ आप मेरी बात से सहमत हो, हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है दोस्तों। 700 में से अगर मैं 520 घटाता हूँ तो क्या होगा, देखिए 700 में से अगर 500 घटाना होता तो 200 आता। मैंने कहा अगर 20 और घटा रहे हो, आप 20 और घटा रहे हो तो 180 आएगा। क्या आएगा, 180 आएगा। आप मेरी वजह से सहमत हो, हाँ 180 आएगा, ठीक है 180। इसी प्रकार दोस्तों 520 में से अगर 350 घटाता हूँ तो क्या होगा, देखिए दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो ये आएगा। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो क्या होगा, देखिए डिफरेंस लेना है तो 520 में से 350 घटाना पड़ेगा। 0 में से 0 घटाऊंगा तो 0 आएगा, हो गया। 12 में से 5 घटाऊंगा तो 7 आएगा, मैंने कहा ठीक है। तो मैं 4 में से 3 घटाऊंगा तो 170 आएगा, 4 में से एक घटाएंगे तो 170, ये आ गया 170। अब क्या करना होगा, अनुपाती वैल्यू ले लीजिए। तो वास्तव में क्या मिला, 18:7। हाँ मतलब दो पहिया और चार पहिया वाहनों का अनुपात जो था वो वास्तव में 18:17। मतलब अगर दो पहिया वाहनों की संख्या कुल मिलाकर 18 यूनिट थी तो चार पहिया वाहनों की संख्या कुल मिलाकर 17 यूनिट। एक बात बताइए, 18 यूनिट वास्तव में दो पहिया वाले थे कब, और 17 यूनिट वास्तव में 17 पहिया वाले थे कब, तो कुल कितने वाहन थे कब, जोड़ दीजिए। 17 दूनी 34, 35। तो इस प्रकार देखें तो 35 यूनिट वाहन कुल मिलाकर पार्किंग में खड़े थे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 175 गाड़ियां थी, मतलब 35 यूनिट बराबर है, मतलब 35 यूनिट बराबर है 175 गाड़ियां। 35 यूनिट बराबर 175 गाड़ियां। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में इतनी गाड़ी के बराबर होगी। एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में 5 गाड़ी के बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू 5 गाड़ी के बराबर है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि दो पहिया वाहनों की संख्या क्या है। तो दो पहिया वाहनों की संख्या कितनी यूनिट है, 18 यूनिट है। अगर हमें वास्तव में बताना है तो हमें 18 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। तो एक यूनिट जो है 5 गाड़ियों को रिप्रेजेंट करती है, तो 18 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 25। मतलब देखें तो दो पहिया वाहनों की संख्या क्या है, 90। तो इस प्रकार आप एलिगेशन मेथड का प्रयोग करके इसका जवाब दे सकते हैं। इस प्रकार आप एलिगेशन मेथड का प्रयोग करके इस चीज का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, वो तो और अच्छा मेथड है। तो आइए उससे भी कर लेते हैं। दोस्तों एक नगर पालिका में कुल मिलाकर 175 गाड़ियां थी। दोस्तों एक नगर पालिका में कुल मिलाकर 175 गाड़ियां थी। दोस्तों इस 175 गाड़ियों में से कुछ गाड़ियां हमारी दो पहिया वाली थी। ये सब आपको जब आप सीख जाओगे तो ये सब बनाना नहीं पड़ेगा, आप गुणा भाग सीधे करोगे। ठीक है, 175 गुणे 2 करोगे या 175 गुणे 4 करोगे, वहां से देखोगे तुरंत। ये सब आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए आप मुझे बनाना पड़ रहा है। तो एक नगर पालिका में कुल मिलाकर 175 गाड़ियां थी, और 175 गाड़ियों में से कुछ गाड़ियां दो पहिया वाली थी और कुछ गाड़ियां हमारी चार पहिया वाली थी। ठीक है, और दोस्तों जब कुल गिना गया, दोस्तों 175 गाड़ियों के पहियों को गिना गया तो पता चला कि भैया कुल मिलाकर 520 पहिए, सभी गाड़ियों के कुल मिलाकर 520 पहिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों 175 गाड़ियां थी, उनमें से कुछ गाड़ियां दो पहिया वाली थी और कुछ गाड़ियां चार पहिया वाली थी। जब दोस्तों सभी गाड़ियों के पहियों की संख्या गिनी गई तो पता चला कि भैया 520 पहिए। हमसे दो पहिया वाहनों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए आपको 4 को 20 मान के करना है। ठीक है, 4 को 20 मान के करना है, जिससे आपको घटाना ना पड़े। ठीक है, तो कुछ गाड़ियां जो है चार पहिया वाले हैं और शेष गाड़ियां दो पहिया वाली है। दोस्तों कुछ गाड़ियां चार पहिया वाली हैं और जो शेष गाड़ियां हैं दो पहिया वाली, वो भी अगर चार पहिया वाली होती, तो सारी गाड़ियां, तो मैं कहता हूँ ये सारी गाड़ियां चार ही पहिया वाली है। तो कुछ गाड़ियां चार पहिया वाली है और शेष जो दो पहिया वाली गाड़ियां हैं वो भी अगर चार ही पहिया वाली होती तो पूरी सभी गाड़ियां वास्तव में चार पहिया वाली होती। हो गया, अगर तो सारी गाड़ियां चार पहिया वाली हो तो सभी गाड़ियों के कुल कितने पहिए हुए, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 पंचे 20 की 0, 4 पंचे 20 की 0, 2 कैरी, 4 सत्ते 28, 28 2 30, 3 कैरी, 4 3 7। इस प्रकार तो देखा जाए तो अगर सारे गाड़ियों के चार चार पहिए हैं तो कुल मिलाकर 700 पहिए होंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 520 पहिए है। तो अगर मैं अपने अनुसार देखूं तो सारी गाड़ियों के कुल कितने पहिए हो गए, सारी गाड़ियों के कुल मिलाकर 700 पहिए हैं। सारी गाड़ियों के कुल कितने पहिए हो गए, कुल मिलाकर 700 पहिए हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 520 पहिए हैं, 520 पहिए हैं। तो आखिर 180 पहिए ज्यादा क्यों है, आखिर 180 पहिए ज्यादा क्यों है। देखिए जो जिन गाड़ियों के दो पहिए थे, देखिए जिन गाड़ियों के दो पहिए थे आपने उनकी पहियों की संख्या देखिए जिन गाड़ियों के केवल दो ही पहिए थे आपने उनके पहियों को चार चार
तो वो देखिए जिन जिन गाड़ियों के दो पहिए थे आपने उन गाड़ियों के चार चार पहिए काउंट किए हैं। मतलब हो गया, मतलब जिन गाड़ियों के दो पहिए थे उनके उनके दो पैर उनके दो पहिए आपने अधिक काउंट कर लिए हैं, इसलिए 180 पैर 180 पहिए फालतू आ रहे हैं। अगर आपने जिन गाड़ियों के दो दो पहिए हैं अगर उनके आपने दो दो पहिए अधिक काउंट ना किए होते तो 180 पहिए फालतू ना आते। हो गया। तो मान लीजिए कुल मिलाकर मान लीजिए कुल मिलाकर दो पहिए के एक्स वाहन थे। हाँ, अगर तो कुल मिलाकर दो पहियों वाले कुल एक्स वाहन थे तो कुल कितने पहिए अधिक मान लिए होगा। देखिए आपने दो पहियों वालों में से प्रत्येक वाहन के दो पहिए अधिक माने, तो इस प्रकार एक्स गाड़ियों के कुल मिलाकर इतने एक्स गाड़ियों में कुल मिलाकर इतने पहिए आपने अधिक माने। हाँ, इतने पहिए अधिक माने हैं। दोस्तों मैंने इतने पहिए अधिक माने हैं तभी तो 180 फालतू आ रहा है। अगर ना माने होते तो नहीं आता। तो इस प्रकार 2x बराबर आ गया 180। ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो x बराबर आया 90। क्या आया? 90 क्या आया? हाँ, x बराबर क्या आया? 90 क्या आया? आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर x बराबर 90 आया है तो हम कह सकते हैं कि ये दो पहिया वाहनों की जो संख्या है, दो पहिया जो वाहनों की संख्या है, दो पहिया जो वाहनों की संख्या है, दो पहिया जो वाहनों की संख्या है वो कुल मिलाकर 90 है। हाँ, क्या है? 90 है। दो पहिया वाहनों की संख्या कुल कितनी है? 90 है। तो इस प्रकार आप जवाब दे सकते थे। इस प्रकार आप जवाब दे सकते थे। ऐसा नहीं है कि आप दो को बेस मानकर नहीं कर सकते, आप दो को भी बेस मान के कर सकते हैं। कैसे? आइए हम उस चीज को भी यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। दो तो कुल मिलाकर 175 दो तो कुल मिलाकर 175 गाड़ियां थी, उसमें से कुछ तो दो पहिया वाली थी और कुछ चार पहिया वाली थी। तो कुल मिलाकर 175 गाड़ियां थी और उसमें से कुछ दो पहिया वाले वाहन थे और कुछ चार पहिया वाले थे। और जब उनके सारे सभी वाहनों के सभी पहियों को गिनती किया गया तो 520 पहिए पाए गए। हाँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों कुछ गाड़ियां दो पहिया वाली थी और कुछ तो हमारी चार पहिया वाली थी। अगर तो कुछ दो पहिया वाले हैं और जो शेष चार पहिया वाले हैं अगर वो भी दो पहिया वाले होते तो सारी गाड़ियां दो पहिया वाली होती। अगर तो सारी गाड़ियां दो पहिया वाली हो तो कुल गाड़ियों के कितने पहिए होंगे? देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 15 5 हाथ से लगे 1 2 2 1 350 पहिए होंगे। अगर तो सारी गाड़ियां दो पहिया वाली है, अगर तो सारी गाड़ियां दो पहिया वाली हो तो कुल मिलाकर गाड़ियों के 350 पहिए होंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 520 पहिए हैं तो आखिर 270 पहिए कम क्यों आ रहे हैं? देखिए मैंने कहा कि आखिर 270 पहिए कम क्यों आ रहे हैं? देखिए जिन गाड़ियों के दो चार पहिए हैं आपने उन गाड़ियों के दो पहिए ही काउंट किए। मतलब जिन गाड़ियों के दो चार पहिए हैं आपने उनमें से प्रत्येक गाड़ी के दो पहिए कम काउंट किए हैं, इसलिए 270 पहिए कम आ रहे हैं। अगर आपने काउंट किए होते तो आपको आते तो 270 पहिए और आते। तो मान लीजिए चार पहिया वाहनों की संख्या कुल मिलाकर x है। अगर चार पहिया वाहनों की संख्या कुल मिलाकर x है तो कुल कितने पहिए मैंने कम काउंट किए हैं चार वाहनों के? देखिए आपने प्रत्येक वाहन के दो पहिए कम काउंट किए तो इस प्रकार x वाहनों के कुल मिलाकर इतने पहिए कम काउंट किए। अगर ये काउंट ना किया होता तो 270 पहिए जो कम आ रहे हैं ये आता होगा? नहीं आता। काउंट कर कम इतना कम कर रहे हैं तो इतना आ रहा कम हो गया। मतलब ये बराबर है इसके। हो गया। अब मैं इसे सोल्व करता हूं तो x बराबर क्या होगा? देखिए जब आप दो से डिवाइड करोगे तो दो एक दो दो तिया 6 दो पंच 10 135 आया। क्या आया? 135 आया। तो ये क्या है? ये चार पहिया वाहनों की संख्या है। दोस्तों कुल मिलाकर 175 वाहन थे। दोस्तों कुल मिलाकर 175 वाहन थे। हो गया 175 वाहन थे जिसमें से 135 वाहन क्या थे? चार पहिया वाले थे। हो गया चार पहिया वाले थे। तो चार पहिया वाले थे तो दो पहिया वाले वाहन कितने थे? हो गया 90 थे। 90 थे। तो इस प्रकार आप चार को भी बेस मानकर कर सकते हैं। इस प्रकार आप दो को भी बेस मानकर कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कह रहा है? पढ़िए। कह रहा है कि मेरी जेब में 25 रुपए है। कह रहा है कि मेरी जेब में 25 रुपए है। कह रहा है जिसमें केवल 20 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। कह रहा है कि और इस तरह मेरी जेब में कुल मिलाकर 80 सिक्के हैं। कह रहा है कि तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या होगी? हाँ, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या होगी? ये तो पूछ रहा हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम एलिगेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड के सिवाय दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, कुत्ते बिल्ली वाले तरीके से। हाँ, ठीक है। तो आइए पहले एलिगेशन मेथड से देखते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है। दोस्तों कुल मिलाकर 80 सिक्के थे। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जेब में कुल मिलाकर 80 सिक्के और उनका कुल मूल्य जो है 25 रुपए है। हाँ, ठीक है। दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों दो प्रकार के सिक्के थे। दोस्तों 80 सिक्कों में से
80 सिक्कों में दो कुल मिलाकर दो प्रकार के सिक्के थे। एक तो 20 पैसे वाले सिक्के थे, एक तो 20 पैसे वाले थे सिक्के, एक 20 पैसे वाले सिक्के थे, एक थे 50 पैसे वाले सिक्के। 50 पैसे वाले सिक्के, यही तो कह रहे हो। अगर दोस्तों सारे सिक्के, दोस्तों 80 सिक्के कुल है कहोगे, अगर दोस्तों सारे सिक्के 20 पैसे वाले होते, अगर दोस्तों सारे सिक्के 20 पैसे ही वाले होते तो कुल कितने, तो जेब में कुल कितने रुपए होते कहोगे। देखिए अगर सारे सिक्कों की वैल्यू, अगर सारे सिक्के 20 पैसे वाले होते तो कुल मिलाकर जेब में इतने रुपए होते, इतने इतने पैसे होते। हाँ इतने पैसे होते। अगर दोस्तों सारे सिक्के 20 पैसे वाले हो तो कुल मिलाकर इतने पैसे होंगे जेब में कहोगे। मैंने 100 से भाग दिया तो इसका मतलब 16 आया, मतलब कुल मिलाकर 16 रुपए होते। अगर सारे सिक्के दोस्तों 20 पैसे वाले हो तो जेब में कुल मिलाकर 16 रुपए होते। क्या होते, 16 रुपए होते। आप मेरी बात से सहमत कहोगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत। इसी प्रकार दोस्तों अगर सारे सिक्के 50 पैसे वाले हो, अगर दोस्तों सारे सिक्के 50 पैसे वाले हो तो जेब में कुल कितने पैसे होते कहोगे, इतने पैसे होते। अगर सारे सिक्के 50 पैसे वाले होते तो जेब में इतने पैसे होते, मतलब कुल मिलाकर 40 रुपए होते। 100 से भाग दूंगा तो आएगा 40, मतलब कुल मिलाकर 40 रुपए होते। आप मेरी बात से सहमत कहोगे। अगर दोस्तों जेब में कुल मिलाकर, दोस्तों अगर सारे सिक्के 50 पैसे वाले होते तो जेब में कुल मिलाकर 40 रुपए होते। अगर जेब में कुल मिलाकर 20 पैसे वाले सिक्के होते, जेब में कुल मिलाकर 20 पैसे वाले कुल 20 पैसे वाले सिक्के होते तो जेब में कुल मिलाकर 16 रुपए होते। हाँ मैंने लिख दिया। अब बताइए दोस्तों जेब में वास्तव में कुल कितने रुपए थे कहोगे। देखिए जेब में कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 रुपए, 25 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर गुणा भाग कर ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, जब मैं यहाँ पर ऐसे करके करूंगा इसे सोल्व तो यहाँ पर क्या मिलेगा कहोगे। देखिए यहाँ पर 20 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमें क्या मिलेगा कहोगे, यहाँ पर 20 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात मिलेगा। क्या मिलेगा, 20 और 25 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ तक मेरी बात से समझ में आ रही है कहोगे, हाँ यहाँ तक हमें आपकी बात से पूरी तरीके से समझ में आ रही है, हमें आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, इनके बीच का अंतर क्या है कहोगे, इनके बीच का अंतर 15 है तो मुझे यहाँ पर 15 लिखना पड़ेगा कहोगे, हाँ 15 मिलेगा। ठीक है, अच्छा इनके बीच का अंतर क्या कहोगे, 9 है। और अगर मैं अनुपातिक वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा क्या कहोगे, 15 अनुपातिक 9 है। मतलब कहोगे, मतलब देखा तो 20 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के का जो अनुपात है वो क्या है, 1 मिनट हो जाइए, 1 मिनट, गलती कहीं हो रही है क्या, 15 आ गया, हाँ हाँ, और 9 आ गया। ठीक है, 15 9 हो गया 24, क्या हो गया, 15 9 हो गया 24। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। ठीक है, 25 2 अट्ठे 16, 16 आ गया। ठीक है, और 5 अट्ठे 40 हो गया, 40। और 25 में से अगर मैं 40 में से 15 घटाता हूँ, 30 40 15 आ गया। और 25 में से अगर मैं 16 घटाता हूँ, 25 में से अगर मैं 16 घटाता हूँ तो क्या आएगा कहोगे, देखिए 25 में से 16 घटाओगे तो 9 आ गया। क्या आएगा, 9 आ गया। हाँ क्या आएगा, 9 आ गया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। 1 मिनट हो जाइए, कहीं गलती हो रही है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो 15 अनुपात 9 है। ठीक है, सारी वैल्यू सही थी। ठीक है, अगर इसका मतलब यही है कि अगर 20 पैसे वाले कुल मिलाकर सिक्कों की संख्या 15 यूनिट है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कुल मिलाकर 9 यूनिट। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर, अगर मैं इसके अनुसार देखूं, अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो कुल मिलाकर सिक्कों की संख्या 24 यूनिट है कहोगे, हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 80 है, मतलब 24 यूनिट बराबर 80 के कहोगे, हाँ 24 यूनिट बराबर 80 सिक्कों के कहोगे, हाँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में इतने सिक्के के बराबर होगी। हमसे कह रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी यूनिट है, 9 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतने के बराबर है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, इतने यूनिट के बराबर होंगे। मतलब देखा जाए तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या वास्तव में इतनी है। इसे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, 3 3 9 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 8 से इसे डिवाइड करूंगा तो आया 10, 10 या 30। तो इस प्रकार देखा जाए तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है, 30 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है, 30 है। तो इस प्रकार आप जवाब दे सकते थे। ऐसा नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे इस चीज को।
मैं दोनों तरीका बताते चल रहा हूँ जिससे आपके अंदर क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दोस्तों कुल मिलाकर 80 सिक्के थे, दोस्तों कुल मिलाकर जेब में 80 सिक्के थे, 80 सिक्के थे। और इसमें से जो सिक्के थे दोस्तों, इसमें से कुछ सिक्के 20 पैसे वाले थे, कुछ सिक्के 20 पैसे वाले थे और कुछ सिक्के 50 पैसे वाले थे, 50 पैसे वाले। आप मेरी बात से सहमत होंगे। दोस्तों कुल मिलाकर 80 सिक्के थे और उसमें से कुछ सिक्के 20 पैसे वाले थे और कुछ सिक्के 50 पैसे वाले थे, कुछ सिक्के 20 पैसे वाले थे और कुछ सिक्के 50 पैसे वाले थे, ठीक है। दोस्तों ये जो 80 सिक्के थे उनका कुल मूल्य देखा जाए तो इनका कुल मूल्य देखा जाए 25 रुपए था। क्या था? 25 रुपए था। हाँ, दोस्तों ये जो 25 कुल मिलाकर 80 सिक्के हैं, इनका कुल मिलाकर मूल्य 25 रुपए, ठीक है। हमसे कह रहा है कि बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालनी है। हाँ, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालनी है, ठीक है। यही तो निकालने को गया। दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों 80 सिक्के थे, उसमें से कुछ सिक्के 20 पैसे वाले थे, कुछ सिक्के 50 पैसे वाले थे। हाँ, हमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालनी है, इसलिए 20 आप इसे बनाइए, ठीक है। दोस्तों कुछ सिक्के 20 पैसे वाले हो गए और कुछ सिक्के 50 पैसे वाले हैं। अगर तो जो 50 पैसे वाले सिक्के हैं वो भी 20 पैसे वाले होते तो सारे सिक्के वास्तव में 20 पैसे वाले होते को गया। अगर तो सारे सिक्के 20 पैसे वाले होते, अगर तो सारे सिक्के 20 पैसे वाले होते, सारे सिक्के 20 पैसे वाले होते तो कुल कितने पैसे होते? जब में कहोगे इतने पैसे होते। 100 से मैंने डिवाइड कर दिया तो आता 16, मतलब कुल मिलाकर 16 रुपए होते। क्या होते? 16 रुपए होते। अगर तो सारे सिक्के 20 पैसे वाले होते तो जेब में कुल मिलाकर 1600 पैसे होते, मतलब 16 रुपए होते। हाँ, 16 रुपए होते। तो दोस्तों मैं अगर अपने अनुसार देखूं तो कुल मिलाकर 16 रुपए होते। अगर सारे सिक्के 20 पैसे वाले होते तो कुल मिलाकर 16 रुपए होते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 25 रुपए है। हमारे अनुसार 16 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 25 रुपए है। तो आखिर 9 रुपए कम क्यों है? कहोगे देखिए आखिर 9 रुपए कम क्यों है? कहोगे देखिए आखिर, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। अगर मैं अपने अनुसार देखता हूं तो कुल मिलाकर 16 रुपए है जेब में, कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 25 रुपए है। तो आखिर 9 रुपए कम क्यों है? कहोगे देखिए जो 20 कहोगे देखिए जो 50 पैसे वाले सिक्के थे उसे आपने कुल मिलाकर 20 पैसे वाले सिक्के माने हैं। मतलब 50 पैसे वाले जितने भी सिक्के थे उसकी वैल्यू आपने 30 पैसे कम मानी है, इसलिए 9 रुपए कम है। अगर आपने 30 पैसे कम ना मानी होती, 30 पैसे का मतलब होता है 3/10 रुपए। कहोगे देखिए 50 पैसे वाले जितने सिक्के हैं उनकी वैल्यू आपने 3/10 रुपए कम मानी है, इसलिए 9 रुपए कम आ रहे हैं। अगर आपने कम ना मानी होती तो ना आते। तो मान लीजिए 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कुल मिलाकर x, ठीक है। अगर तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कुल मिलाकर x है तो कुल कितने रुपए मैंने कम माने? कहोगे देखिए हर सिक्के पे आपने 3/10 रुपए कम माने हैं, तो इस प्रकार x सिक्के पे आपने कुल मिलाकर इतने रुपए कम माने। अगर ये कम ना माना होता तो ये 9 रुपए जो कम आ रहा है ये आता? कहोगे नहीं आता। कम मान रहे हो तो आ रहा है, मतलब ये बराबर है इसकी, आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। अब मैं यहाँ पर गुणा भाग कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं गुणा भाग कर लेता हूँ 3 से, इसे कैंसिल करेंगे 3 आएगा, कहोगे हाँ। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x बराबर 30। मतलब यही है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या वास्तव में 30 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कुल मिलाकर 30 है। तो इस प्रकार आप तेजी से कर सकते थे। ये फिगर आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आप तो डायरेक्ट ये करोगे 50 की मल्टीप्लाई 80 से करोगे या 20 की मल्टीप्लाई 80 से करोगे, उसके बाद निकाल दोगे। तो ये सब फिगर आपको बनाना नहीं पड़ेगा, जब आप तेजी से कर सकते हो। बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 50 बेस मानकर नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आइए 50 मानकर भी 50 बेस मानकर भी करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर 80 सिक्के थे और उनकी वैल्यू जो थी 25 थी। हाँ, दोस्तों कुल मिलाकर 80 सिक्के थे और उनकी वैल्यू कुल मिलाकर 25 रुपए थी। हाँ, दोस्तों 80 सिक्के थे, उसमें से कुछ सिक्के 50 पैसे वाले थे और कुछ सिक्के 20 पैसे वाले थे। हाँ, दोस्तों कुल मिलाकर 50 पैसे, दोस्तों 80 सिक्के थे, उसमें से कुछ पैसे 80 वाले 50 पैसे वाले थे, कुछ 20 पैसे वाले थे। अगर तो कुछ सिक्के 50 पैसे वाले हैं और जो शेष सिक्के 20 पैसे वाले हैं वो भी 50 पैसे वाले सिक्के होते तो सारे सिक्के वास्तव में 50 पैसे वाले होते। हो गया। अगर तो सारे सिक्के 50 ही पैसे वाले हो, अगर तो सारे सिक्के 50 पैसे वाले हो तो हमारे जेब में कुल कितने रुपए होते? कहोगे 8 पंजे 40, मतलब 400 पैसे होते। क्या होते? कहोगे 400 पैसे होते। हाँ, मतलब 4000 पैसे होते। अगर तो सारे सिक्के 50 पैसे वाले हो तो हमारे जेब में कुल कितने पैसे होते? कहोगे 50 इंटू 80, मतलब 4000 पैसे होते, मतलब 40 रुपए होते। कहोगे हाँ। दोस्तों अगर सारे सिक्के 50 पैसे वाले हो तो हमारे जेब में कुल मिलाकर 40 रुपए होते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 25 रुपए होते। दोस्तों अगर दोस्तों सारे सिक्के 50 पैसे वाले हो तो जेब में कुल मिलाकर 40 रुपए होते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 25 रुपए है। मतलब तो आखिर दोस्तों हमारे अनुसार तो 40 रुपए होते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 25 रुपए है। तो आखिर 15 रुपए अधिक क्यों है हमारे जेब में? कहोगे 15 रुपए इसलिए अधिक है क्योंकि 20 पैसे वाले जो सिक्के थे उनकी वैल्यू आपने 30 पैसे अधिक मानी है, इसलिए 15 रुपए अधिक आ रहे हैं।
30 पैसे का मतलब होता है 3/10 रुपए, 3/10 रुपए। तो तुरंत आपने कहा, मैंने कहा कि 15 रुपए अधिक क्यों आ रहे हैं जेब में, 15 रुपए अधिक जेब में क्यों हो रहे हैं, कहोगे देखिए आपने, कहोगे देखिए 20 पैसे वाले जो सिक्के थे उसे आपने 50 पैसे वाले सिक्के मान रखे हैं, मतलब आपने 20 पैसे वाले सिक्कों को 30 पैसे कहोगे देखिए आपने 20 पैसे वाले सिक्कों को की वैल्यू आपने 30 पैसे अधिक मान रखी है, इसलिए 15 रुपए अधिक आ रहे हैं। मैंने कहा कुल कितने रुपए मैंने अधिक मान रहे, 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 20 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू अगर मैं 30 पैसे अधिक माना हो तो कितना अधिक मान लिया हूं, तो देखिए मान लीजिए 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या x है। तो देखिए 20 पैसे वाले जो सिक्के हैं उनमें से प्रत्येक की वैल्यू आपने 3/10 रुपए अधिक मानी है, तो इस प्रकार देखें तो कुल मिलाकर इतने रुपए आपने अधिक माना है। अगर इतने रुपए अधिक ना माना होता तो ये 15 रुपए अधिक आता, कहोगे ना आता, मान रहे हो तो आ रहा है, हम मतलब ये बराबर है इसकी। अब मैं बड़ा भाग कर लेता हूँ, 3×5 = 15, 5×10 = 50, तो इस प्रकार x की वैल्यू क्या आ गई 50, और x को क्या बना था, 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, मतलब 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है 50 है। तो कुल मिलाकर 80 सिक्के थे, कहोगे हाँ, उसमें से 50 सिक्के तो 50 सिक्के 20 पैसे वाले थे, कहोगे हाँ, तो 30 सिक्के कितने कौन से वाले होंगे, 50 पैसे वाले होंगे, 50 पैसे वाले होंगे। तो इस प्रकार भी आप तेजी से कर सकते थे, हाँ। लेकिन पहला जो तरीका था उसमें घटाना नहीं पड़ता, इसमें घटाना पड़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए हाथों हाथ। क्या कह रहा है, कहोगे देखिए, कह रहा है कि एक चारागाह में कुछ कबूतर तथा कुछ भेड़ है, कह रहा है कि एक चारागाह में कुछ कबूतर तथा कुछ भेड़ है, यदि कबूतर तथा भेड़ों को मिलाकर सिरों की संख्या 60 है तथा पैरों की संख्या कुल मिलाकर 168 है, तो भेड़ों की संख्या बताइए। हम तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। एलिगेशन की मेथड के साथ साथ एलिगेशन मेथड के साथ साथ हम कुत्ते बिल्ली वाले तरीके से भी करेंगे, तो आपको पता ही होगा इस तरीके से कहोगे हम, ठीक है। दोस्तों एक चारागाह है, दोस्तों एक चारागाह था, उसमें कुछ कबूतर थे, कुछ कबूतर थे, हाँ, कबूतर के होते हैं 2 पैर, ठीक है। दोस्तों कुछ कबूतर थे, कुछ कबूतर थे, कुछ कबूतर थे और कुछ भेड़ थे, कुछ भेड़ थे, और भेड़ के होते हैं 4 पैर, हाँ, ठीक है। कुल मिलाकर दोस्तों एक चारागाह था, उसमें कुछ कबूतर थे, कबूतर के होते 2 पैर, और कुछ भेड़ थे, कुछ भेड़ थे और भेड़ के होते हैं 4 पैर, हाँ। दोस्तों कह रहा है कबूतर था भेड़ों की मिलाकर सिरों की संख्या कुल मिलाकर 60 है, मतलब देखा जाए तो चारागाह में कुल मिलाकर 60 जीव है। अगर दोस्तों 60 जीव, अगर दोस्तों 60 जीव, अगर दोस्तों 60 जीव 2 पैर वाले होते, अगर दोस्तों 60 जीव 2 पैर वाले होते तो सभी जीवों के कुल कितने पैर होते, हो गए 120 पैर होते, हो गया। अगर दोस्तों 60 जीव 2 पैर वाले होते तो कुल मिलाकर जीव के जितने भी जीव थे चारागाह में कुल मिलाकर 120 पैर होते, हाँ। अगर दोस्तों सारे जीव 4 पैर वाले होते, सारे जीव 60 पैर वाले 4 पैर वाले होते तो सभी जीव के कितने पैर होते, कहोगे 6 चौक 24 240 पैर होते, हाँ, 240 पैर होते। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है। अगर दोस्तों सारे जीव 2 पैर वाले होते तो 120 पैर होते सभी जीवों के, कहोगे हाँ। अगर सारे जीव 4 पैर वाले होते तो सभी जीव के कुल मिलाकर 240 पैर होते, हाँ, तो मैंने लिख दिया। एक बात बताइए, सभी जीव के कुल कितने पैर है, कहोगे देखिए सभी जीव के कुल मिलाकर, मैंने कहा कि बताइए सभी जीव के कुल कितने पैर है, कहोगे सभी जीव के कुल मिलाकर 168 पैर, तो मैंने 168 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर, मैंने कहा ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। दोस्तों हम क्या करते हैं, कहोगे देखिए इसमें से इसका डिफरेंस यहाँ पर लिखते हैं और इसका डिफरेंस यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर जो मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर जो अनुपातिक वैल्यू हमें मिलेगी वो किसका अनुपातिक वैल्यू होगा, कहोगे पिगन और कबूतर और भेड़ की, कबूतर और भेड़ के अनुपातिक वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होगी, कबूतर और भेड़ के अनुपातिक वैल्यू मिलेगी। अच्छा 240 में से 168 घटाएंगे तो आएगा क्या, तो देखिए जब अगर आप अंतर डिफरेंस अगर लिखना चाह रहे हो तो इसमें से इसे घटाना पड़ेगा। 0 में से 8 घटाएंगे तो कहोगे 2 आएगा, हम 13 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 आएगा, ठीक है, तो 72 आया। अच्छा यहाँ पर घटाओगे तो क्या होगा, देखिए 8, मैंने कहा ठीक है, हो गया 8 आया, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 48 आया। अब इसे क्या करना होगा, अनुपातिक वैल्यू ले लीजिए, 12 6 72, 12 चौक 48 होता है, 24 3 72, 24 दूना 48 होता है, तो 24 से मैंने काट दिया तो 3 अनुपातिक 2 आया। हाँ, तो ये जो प्राप्त हुआ है ये कुछ और नहीं है, कबूतर और भेड़ की संख्या का अनुपात है, मतलब यदि कबूतर की संख्या कुल मिलाकर 3 यूनिट है तो भेड़ की संख्या कुल मिलाकर 2 यूनिट। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर अगर कबूतर कुल मिलाकर 3 यूनिट है और भेड़ कुल मिलाकर 2 यूनिट है तो कुल मिलाकर 5 जीव है, को गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं 60 जीव है, मतलब यही है कि 5 यूनिट बराबर 60 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने को, 1 यूनिट बराबर 12 के, 1 यूनिट बराबर कितने के, 12 के।
1 यूनिट बराबर है 12 जीव। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है भेड़ों की संख्या। तो भेड़ों की संख्या कितनी है? 2 यूनिट है। अगर वास्तव में बताना है तो 2 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। हाँ। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 जीव के बराबर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो गया? 24 जीव के बराबर होगी। मतलब भेड़ों की संख्या वास्तव में क्या है? 24 है। क्या है? 24। हम तो इस तरीके से हम जवाब दे सकते थे, इस तरीके से हम यहाँ पर जवाब दे सकते थे। ठीक है। अब ऐसा नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी इसे कर लीजिए, ठीक है, जिससे हमारे अंदर और क्रिएटिविटी आए। दोस्तों कुल मिलाकर चारागाह, दोस्तों एक चारागाह था और उसमें कुल मिलाकर 60 जीव थे। 60 सिर है तो 60 ही जीव होंगे को यहाँ, 60 सिर है तो 60 ही जीव होंगे। तो एक चारागाह था, उसमें कुल मिलाकर 60 जीव थे और उसमें से दोस्तों कुल मिलाकर 60 जीव थे और उसमें से कुछ जीव तो कबूतर थे, कुछ जीव कबूतर थे, कुछ जीव कबूतर थे और कुछ जीव जो थे भेड़ थे। दोस्तों आपको चित्र में बताया कि कबूतर के तो कुल मिलाकर 2 पैर होते हैं, प्रत्येक कबूतर के 2 पैर होते हैं और प्रत्येक भेड़ के कुल मिलाकर 4 पैर होते हैं। दोस्तों जितने जीव थे, जब उनके सभी पैरों को गिना गया, तो पता चला कि ये सभी जीवों को मिलाकर 168 पैर है। 168 पैर है। कोई दिक्कत की परेशानी करें, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। हमसे कह रहे हैं बताइए भेड़ों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर मैं पिगन को कबूतर को बेस मान के सोल्व करने की कोशिश करूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी करें, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। दोस्तों कबूतर के क्या होते हैं? दो पैर होते हैं। हाँ, प्रत्येक कबूतर के 2 पैर होते हैं, प्रत्येक भेड़ के क्या होते हैं? 4 पैर होते हैं। अगर दोस्तों प्रत्येक कबूतर के 2 पैर है और प्रत्येक भेड़ के भी 2 पैर होते हैं, प्रत्येक भेड़ के भी 2 ही पैर होते हैं, तो जितने जीव है सबके 2 पैर होते हैं। अगर दोस्तों सभी जीव के 2 पैर हो, तो बताइए सभी जीव के अगर 2 पैर हो तो कुल जीव के कुल कितने पैर होते हैं? देखिए अगर प्रत्येक जीव के 2 पैर है, अगर प्रत्येक जीव के 2 पैर हो तो कुल मिलाकर 60 जीव के 120 पैर होते हैं। दोस्तों अगर मैं अपने अनुसार देखता हूँ तो 120 पैर है सभी जीव के। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं कि 168 पैर है, तो आखिर 48 पैर कम क्यों है? 48 पैर इसलिए कम हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। और देखिए 48 पैर इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि कबूतर देखिए, क्योंकि भेड़ के 4 पैर होते हैं। आपने भेड़ को प्रत्येक भेड़ के 2 पैर मान रखे, मतलब प्रत्येक भेड़ के आपने 2 पैर कम मान रखे हैं, इसलिए 48 पैर कम आ रहा है। अगर आपने प्रत्येक भेड़ के 2 पैर कम ना माने होते तो 48 पैर कम ना आता। तो मान लीजिए कुल भेड़ की संख्या क्या है? एक्स है। अगर तो कुल भेड़ की संख्या एक्स है तो कुल कितने पैर मैंने कम माने हैं? तो देखिए आपने प्रत्येक भेड़ के दो पैर कम माने हैं, तो इस प्रकार एक्स भेड़ के कुल मिलाकर इतने पैर कम माने हैं। अगर दोस्तों इतने पैर मैंने कम ना माने होते तो ये 48 जो पैर कम आ रहा है ये आता कहोगे? नहीं आता। अगर मान रहा हो तो आ रहा है, मतलब ये बराबर है इसकी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 24, मतलब देखा जाए कुल भेड़ों की संख्या कितनी है? 24 है। तो इस प्रकार हम निकाल सकते थे, इस प्रकार हम इसे निकाल सकते थे। कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। आप इसे भी बेस मान के कर सकते थे, इसे भी बेस मान के कर सकते थे। आइए इसे बेस मान के कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर 60 जीव थे। दोस्तों कुल मिलाकर 60 जीव थे, उसमें से कुछ भेड़ थे, कुछ कबूतर थे। जब इन सभी जीवों के पैरों को काउंट किया गया तो पता चला कि 168 पैर है सभी जीव के। दोस्तों जो भेड़ थे उनके 4 पैर होते हैं। दोस्तों भेड़ में से प्रत्येक भेड़ के 4 पैर है, जबकि कबूतरों में से प्रत्येक कबूतर के 2 पैर है। अगर दोस्तों अगर तो सभी भेड़ के 4 पैर है और सभी कबूतर के भी 4 पैर होते तो जितने जीव है उनमें से प्रत्येक जीव के 4 पैर होते। अगर तो सभी जीव के 4 पैर होते, अगर तो सभी जीव के 4 पैर हो तो सभी जीव के कुल कितने पैर होते? सभी जीव को कुल मिलाकर 240 पैर होते। हाँ, अगर दोस्तों मैं अपने अनुसार देखता हूँ तो सभी जीव को कुल मिलाकर 240 पैर होते। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 168 पैर है। हाँ, तो आखिर वास्तव में 72 पैर फालतू क्यों आ रहा है? आखिर दोस्तों हमारे अनुसार, दोस्तों अगर मैं अपने अनुसार देखूं तो सभी जी को कुल मिलाकर 240 पैर है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 168 पैर है। तो आखिर 72 पैर फालतू क्यों आ रहा है? कहोगे देखिए देखिए प्रत्येक कबूतर के 2 पैर होते हैं, आपने प्रत्येक कबूतर के 4 पैर मान रखे हैं। आप मतलब आपने प्रत्येक कबूतर के 2 पैर अधिक मान रखे हैं, इसलिए 72 पैर अधिक आ रहा है। अगर आपने प्रत्येक कबूतर के 2 पैर अधिक ना माने हो तो 72 पैर अधिक ना आता। तो यहाँ मान लीजिए कबूतर की संख्या x है। मैंने कहा कि अगर कबूतर की संख्या कुल मिलाकर x है तो बताइए कुल कितने पैर मैंने अधिक मान लिए हैं? देखिए आपने प्रत्येक कबूतर के 2 पैर अधिक माने हैं, तो इस प्रकार x कबूतर के कुल मिलाकर इतने पैर अधिक मान लिए। अगर इतने पैर मैंने अधिक ना माने होते तो 72 पैर जो फालतू आ रहा है ये आता कहोगे नहीं। अगर मान रहे हो तो आ रहा है, मतलब 2x बराबर 72। अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो अगर क्या कहोगे? 36 आएगा। क्या आएगा? 36 आएगा। मतलब देखा जाए तो कबूतरों की संख्या कुल कितनी कहोगे? 36 है। दो तो कुल मिलाकर 60 जीव थे, जिसमें से 36 तो कबूतर थी कहोगे। हाँ, 36 कबूतर थी। तो भेड़ कितने थे? भेड़ वास्तव में 24 थी। भेड़ कितने थे? 24 थे। बताइए यहाँ तक सारी कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और आगे की जो चीजें हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आई भी होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।